हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू से लेकर अंतिम तक हम लोग कवर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 100 क्वेश्चन रीतिकाल का। आने वाले कुछ दिनों तक कई वीडियो 4 से 5 वीडियो आएगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। रीतिकाल का हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से रीतकाल के प्रवर्तक कौन है? कालक्रम की दृष्टि से बताना है यहाँ पे रीतकाल के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे कृपाराम जी हैं, विकल्प बी जो है सही है। कालक्रम की दृष्टि से ये रीतकाल के प्रवर्तक हैं। अगर रचना व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो केशवदास जी हैं और माना है डॉक्टर नागेंद्र जी ने। चिंतामणि को भी माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रीतकाल की समय सीमा क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 तक माना है रीतकाल की समय सीमा। अब जानते हैं सन लाने के लिए संवत में से 57 वर्ष घटा देते हैं तो आ जाता है। तो यहाँ पे विकल्प ए होगा 1643 से 1843 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? ऊपर आया था केशव जी को माना है। विकल्प ए सही है, केशवदास। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को किस नाम से पुकारा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें तो जो है रीतकाल को किस नाम से पुकारा है? तो वह है श्रृंगार काल के नाम से पुकारा है उन्होंने। विकल्प बी सही है यहाँ पर। इसी के साथ बता दें कि रीतकाल को रीत काव्य कहा था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। रीतकाल को रीतकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और श्रृंगार काल कहा है अभी अभी आपने पढ़ा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और रीतकाल को कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, और रीतकाल को अंधकाल का नाम दिया है त्रिलोचन ने। ठीक ना, तो आपको आने वाला है ये ऐसा क्वेश्चन कई बार। रीतकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है? अविरल परंपरा की बात करें तो चिंतामणि से होती है, और इसको बताया है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने। जसवंत सिंह के भाषाभूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है? जसवंत सिंह के भाषाभूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है? तो बता दें कुवलयानंद, चंद्रालोक व काव्य प्रकाश। विकल्प सी जो है सही है। रीत शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? रीत शब्द का सामान्य अर्थ है पद्धति विशेष। विकल्प बी जो है सही है यहाँ पर। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? तो चिंतामणि को किया है, कई बार अभी आ चुका। रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय क्या निर्धारित किया है? 17 से 19 संवत। विकल्प ए जो है सही है। बाबू श्याम सुंदर ने रीतकाल के रीतकाल के लिए क्या नाम दिया है? श्याम सुंदर की बात करें तो रीत युग कहा है उन्होंने रीतकाल को। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतकाल का समय निर्धारण किया है। किसकी बात कर रहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो 1700 से 1900 ईस्वी। ठीक ना, विकल्प सी जो है सही है यहाँ पे। रीतकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया? रीतकाल को क्या कहा? अपकर्ष काल। तो गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा। विकल्प ए जो है सही है। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा? रीतकाल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु ने। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया? 7वें अध्याय को ग्रियर्सन ने नाम दिया था रीतकाव्य। विकल्प बी जो है सही है। और रीतकाल को उन्होंने रीतकाव्य कहा है। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतकाल को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। विकल्प सी सही है। कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? दरबारी काव्य किस काव्य को कहते हैं? रीत काव्य को कहते हैं। और निम्न में रीतकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति क्या है? सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति की बात करें तो श्रृंगारिता है रीतकाल में। जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की वे क्या कहलाते हैं? वे रीत सिद्ध कहलाते हैं, जिसमें बिहारी जी आते हैं। रीतकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? रीतकालीन काव्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, रीतमुक्त, रीत सिद्ध और रीतबद्ध। ठीक ना, तो विकल्प यहाँ पर बी सही है। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल को किन 2 भागों में बांटा है? तो बता दें रीत ग्रंथकार व अन्य कवि।
विकल्प डी सही है। रीतकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? रीतकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा की बात करें तो ब्रजभाषा प्रमुख है, जैसे बिहारी की ही मान लीजिए। रीतकाल में आए रीति शब्द का क्या अर्थ है? रीत काल में आए रीत शब्द का क्या अर्थ है, बता दें। काव्यांग विवेचन में लक्षण एवं उदाहरण की पद्धति, विकल्प बी जो है यहाँ पे सही है। हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतकालीन कवि आचार्यों को कवि की मान्यता है आचार्य नहीं, कवि ही मानता है आचार्य नहीं। हिंदी का कौन सा बड़ा आलोचक रीतकालीन कवि आचार्यों को कवि ही मानता है आचार्य नहीं मानता है, वह कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, विकल्प ग वाला सही है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? लक्षण ग्रंथ की अर्थ की बात करें तो काव्यांग निरूपक ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ को काव्यांग निरूपक ग्रंथ कहते हैं। रीतकाल में किस तरह के ग्रंथों का आधार भानुदत्त की कृति रसमंजरी रही है? रीतकाल में किस तरह के ग्रंथों का आधार भानुदत्त की कृति रसमंजरी रही है? तो वह है विकल्प ग वाला, श्रृंगार रस एवं नाटक नायक नायिका भेद। रीतकाल के प्रणेताओं को डॉक्टर नागेंद्र किस प्रकार के आचार्य मानते हैं? तो बता दें वह कवि शिक्षक आचार्य मानते हैं, विकल्प ए सही है। रीतकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। वास्तव में ये दोनों रीतकाल के दो छोर हैं, किस आलोचक ने कहा है? तो यह कहा है, चार विकल्प आपके सामने हैं, और विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कहा है, विकल्प बी सही है। रीतकाल की कौन सी काव्य धारा फारसी साहित्य सूफी साहित्य से प्रभावित है? रीतकाल की कौन सी काव्यधारा फारसी साहित्य सूफी साहित्य से प्रभावित है? तो वह रीतमुक्त धारा, विकल्प बी सही है। रीतकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ब्रज भाषा का कहा जाता है, विकल्प ए सही है यहाँ पे। रीतकाल के पतन का क्या कारण है? रीतकाल के पतन का कारण की बात करें तो जीवन निरपेक्षता, चमत्कार प्रियता और रसिक दरबारी जीवन, ये तीनों उसके कारण हैं इसके पतन के, रीतकाल के। तो विकल्प यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। रीत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति क्या रही है? तो बता दें कि परकीय प्रेम की, गृहस्थी प्रेम की, काल्पनिक प्रेम की, सूक्ष्म अशारीरिक, तो सूक्ष्म अशारीरिक रही है, विकल्प डी जो है सही है। रीत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति सूक्ष्म अशरीरी रही है। रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? बताना कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। रीत कवियों में सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उभरे हैं, नहीं ये सही नहीं है। सामाजिक जीवन का चित्र इसमें नहीं उजागर किया गया है। बाकी उसमें श्रृंगार की भावना रही है और राजाश्रय की प्रवृत्ति भी रही है। रीति निरूपक प्रधान रीतकाल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपक रही है। ये तीनों सही हैं, ख ग और घ। बाकी ए वाला जो था वो गलत था, इसीलिए ये सही हो जाएगा। रीतकाल में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति थी, कैसी थी? रीतकाल में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी, ये बताना है। तो चार विकल्प हैं, गौरवपूर्ण, अत्यंत दयनीय, या फिर विकास समान, सामान्य या सहज। तो बता दें अत्यंत दयनीय स्थिति थी इसमें, विकल्प बी जो है सही है। कौन कवि सर्वांग निरूपक नहीं है? सर्वांग निरूपक कौन सा कवि नहीं है? तो बता दें घनानंद जी नहीं है, विकल्प ग वाला सही है। बाकी चिंतामणि, कुलपति मिश्र और देव, ये तीनों एक जैसे कवि हैं, घनानंद नहीं है। कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? रीतिबद्ध कौन सा कवि नहीं है बताना है। तो बता दें दूल्ह रीतिबद्ध कवि नहीं है। बाकी निवाज और सेनापति, रसनिधि, ये तीनों लोग हैं। रीतकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था?
रीतिकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था? तो चिंतामणि को मणिमाल के नाम से भी जाना जाता था। और रीतकालीन कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक और अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में किसने विभाजित किया है? तो डॉक्टर नागेंद्र जी ने विभाजित किया है। विकल्प बी सही है। रीति कवियों को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? रीति कवियों को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? रीत तीन था, पहले भी आ चुका है, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीतमुक्त। विकल्प डी सही है इनमें से सभी। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की रचना कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर केशव के आदर्श को लेकर नहीं। कथन किस आलोचक का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए सही है। रीत सिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन है? रीत सिद्ध के प्रधान कवि बिहारी जी हैं। रीतकाल के अंतर्गत 3 जो भागों में बांटा गया है, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतबद्ध, उसमें बिहारी जो आते हैं रीत सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? गागर में सागर भरने की जो पंक्ति है यह बिहारी के संबंध में है। विकल्प ग वाला सही है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बता दें, बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। कहीं कहीं 713 दोहों का भी जिक्र है, तो 719 713 आए तो दोनों आप सही कर सकते हैं। बिहारी, अब दोनों एक साथ हो तो 719 को आप टिक करेंगे। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से टीका किसने लिखा है? बिहारी सतसई नाम पर फिरंगे सतसई नाम से टीका किसने लिखा है? तो आनंदी लाल वर्मा जी ने लिखा है। विकल्प ग जो है सही है। दोहा छंद में श्रृंगारिक रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि कौन है? बिहारी जी हैं। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो बिहारी सतसई की ही सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। बहुत ज़्यादा टीका इन पे लिखा गया है। विकल्प बी, और सर्वाधिक रीतकाल में सबसे सर्वाधिक टीकाएं इसी पे लिखी गई हैं। बिहारी सतसई पे 719 दो हैं, इसमें बिहारी लाल द्वारा रचित है। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? बता दें, बिहारी सतसई पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो गाथा सप्तशती का पड़ा है। विकल्प ए सही है। बिहारी कवि हैं, बिहारी कवि कैसे हैं? रीत सिद्ध हैं, रीत मुक्त हैं, रीतबद्ध हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आया था, रीत सिद्ध कवि हैं रीतकाल में बिहारी जी। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। विकल्प ए जो है वह सही है। और बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी जी जो किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे। इनका जन्म जो हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश के जगह है ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में, ठीक ना। बिहारी की किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बकाचार्य इसके प्रवर्तक रहे। विकल्प ग सही है। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। देखिए आ भी गया, मध्य प्रदेश में है ग्वालियर। बिहार की वाग्विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? बिहार की वाग्य विभूति जो है यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। विकल्प ए सही है। क, सतसैया के दो हरे ज्यों नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह जो उक्ति व्यक्ति जो प्रसंगात्मक उक्ति है, मतलब यह किसका है? बिहारी जी का है। बहुत पहले से आप सभी लोग पढ़े होंगे। बिहारी का जन्म कब हुआ था? बिहारी का जन्म सन 1595 में ग्वालियर में हुआ था। श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहार के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था पंडित परमानंद जी ने। विकल्प घ सही है।
श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। यह कथन किस आचार्य का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी सही है। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका जो लिखा था जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा था। विकल्प बी जो है सही है। बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान कौन हैं? बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान जो हैं भगवान दीन जी हैं। विकल्प डी सही है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचनाओं में सफल होगा। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। विकल्प बी सही है। एक बार और पढ़ देते हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचनाओं में सफल होगा। बिहारी के संदर्भ में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? लक्षण ग्रंथ किस कवि ने नहीं लिखा है? तो बिहारी जी ने नहीं लिखा। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सप्तशती। यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। इस कथन के प्रणेता कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। विकल्प बी सही है। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पदम सिंह शर्मा जी हैं। विकल्प ग सही है। अलंकार पंचाशिका की रचना किस कवि ने की? जो अलंकार पंचाशिका है यह मतीराम की रचना है। विकल्प बी सही है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? बूंदी नरेश महाराजा भाव सिंह का आश्रित कवि की बात करें तो मतीराम जी थे। विकल्प घ सही है। भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? तो विकल्प ए सही है। शिवराज भूषण। ठीक है, यह एक लक्षण ग्रंथ है। भूषण की भाषा की आलोचना किसने की? भूषण की भाषा की आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की। विकल्प डी सही है। भूषण किसके राजाश्रित कवि थे? भूषण किसके राजाश्रित कवि थे? तो छत्रसाल शिवाजी के थे। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। छत्रसाल के और शिवाजी के दोनों के थे। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया? कवि भूषण को भूषण की उपाधि दिया था चित्रकूट नरेश सोलंकी जी ने। याद रखिएगा आप, भूषण को भूषण की उपाधि चित्रकूट नरेश सोलंकी ने दिया था। ऋतकालिक किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? तो भूषण के पालकी में इन्होंने कंधा लगाया था। और आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है भूषण जी को, कवि भूषण को। विकल्प बी सही है यहाँ पे खवाला। ऋतकाल में श्रृंगार रस की काव्य धारा को वीर रस की ओर परिवर्तित करने का श्रेय किसे है? ऋतकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर परिवर्तित करने का श्रेय जाता है कवि भूषण को। यहाँ पे एक तरफ रचना है, दूसरे तरफ रचयिता है और उसको क्या करना है? मिलान करना है। तो राग रत्नाकर, जो राग रत्नाकर है वर वधु विनोद, और राग रत्नाकर वर वधु विनोद जंगनामा देव की रचना इसमें से है राग रत्नाकर। ठीक है, देव की रचना राग रत्नाकर है। और सुखदेव मिश्र ने वृत्त विचार लिखा है और श्रीधर जी ने जंगनामा लिखा है। कालिदास त्रिवेदी का है वर वधु विनोद। ठीक ना, एक बार ध्यान देते हैं। देव राग रत्नाकर, सुखदेव मिश्र वृत्त विचार, श्रीधर जंगनामा और कालिदास त्रिवेदी ने वर वधु विनोद लिखा है। तो इसके अनुसार देखिए कौन होगा? राग रत्नाकर वित्त विचार, ये विकल्प ग होना चाहिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या कितनी है? शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या जो है वह 7 है। विकल्प बी सही है। ख
रामचंद्रिका की रचना का वर्ष क्या है? रामचंद्रिका जो है 1601 ईस्वी में रचा गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विकल्प ग सही है यहाँ पे। छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में है? रामचंद्रिका में है और इसकी रचना 1601 में हुआ है और यह केशव की रचना है। विकल्प क सही है। केशवदास का जन्म कब हुआ? केशवदास का जन्म ओरछा जगह है एक, ओरछा में 1555 में हुआ है। विकल्प क सही है। केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? बता दें, जहांगीर की प्रशंसा में केशव ने जहांगीर जस चंद्रिका नाम से रचना की। विकल्प ए सही है। केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की? केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? तो रामचंद्रिका की रचना एक रात में की थी उन्होंने। विकल्प ख सही है। और हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किसे माना जाता है? तो कविप्रिया को माना जाता है। विकल्प घ सही है। आचार्य शुक्ल ने उक्त वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी कहा है इन्होंने केशवदास को। विकल्प ए सही है। केशवदास काफ़ी इंपॉर्टेंट है रीतकाल में। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली, किस रूप में मिली थी उनको? तो संवाद योजना के रूप में मिली थी। विकल्प ए सही है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला, केशव को कवि हृदय नहीं मिला, यह कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदय कवि घोषित किया था? हृदय कवि घोषित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। विकल्प घ सही है। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। विकल्प घ सही है। केशव ने कविप्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? केशव ने कविप्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? तो वह थे राय प्रवीण। विकल्प ख सही है। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम बताइए। तो केशव की काव्य कला है उस पुस्तक का नाम। इसके रचनाकार कृष्ण शंकर शुक्ल जी हैं। केशवदास पर लिखा गया है। विज्ञान गीता किसकी कृति है? विज्ञान गीता की बात करें तो केशवदास की कृति है। विकल्प ख सही है। और सेनापति का कवित्त रत्नाकर किस ग्रंथ का किस प्रकार का ग्रंथ है? कवित्त रत्नाकर जो है सेनापति का, यह किस प्रकार का ग्रंथ है? तो भक्ति संबंधी ग्रंथ है यह। विकल्प डी सही है, घ वाला। मतीराम की कृति वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? वर्ण विषय बताना है तो इसका छंद है। छंद, वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय की बात करें तो छंद है। अलंकार रस ध्वनि नहीं है, छंद है। रामचंद्र भूषण के लेखक का नाम बताइए। रामचंद्र भूषण जो लेख है इसके लेखक कवि गोप जी हैं। विकल्प घ सही है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत स्थान दिया है? केशव को रखा है इन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को किसके अंतर्गत रखा है? भक्ति काल के, लेकिन ये आते हैं रीतिकाल के अंतर्गत। अलग अलग विद्वानों का कहीं कहीं अलग अलग मत है, तो यहाँ पे भक्ति काल के अंतर्गत रखा उन्होंने। बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म किसने दिया? इन दोनों को श्रेष्ठता के संबंध में क्या है? विवाद है। और इसका जन्म किसने दिया है? तो वो दिया है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु तीनों भाइयों ने, मिश्र बंधु विनोद में। देव का पूरा नाम क्या है? देव का पूरा नाम की बात करें तो देवदत्त है। विकल्प ग सही है। देव किस वर्ग के कवि हैं? जो देव हैं ये ऋतबद्ध के कवि हैं। विकल्प ख सही है। देव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? देव के प्रथम ग्रंथ की बात करें तो भावविलास है। विकल्प ख सही है। यहाँ पर कवि देव का जन्म किस प्रांत में हुआ था? देव का जन्म इटावा जिला है और उत्तर प्रदेश में हुआ था। विकल्प क सही है। रीतकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथों की रचना की? 72 ग्रंथों की रचना किस कवि ने की? कवि देव जी ने की है। विकल्प ग सही है। देव किस दृष्टि से अधिक सफल रहे हैं? देव जो हैं किस दृष्टि से अधिक सफल रहे हैं? तो ये कवि देव की बात हो रहा है। कवि के रूप में ये अधिक सफल हुए हैं देव जी। और आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? बता दें,
यह जो है यह प्रबंध काव्य रूपक ग्रंथ है। विकल्प ए क वाला सही है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद जो रचना है कवि देव की है। विकल्प ख सही है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य क्या है? चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य की बात करें तो कृष्णचरित है। विकल्प क सही है। चिंतामणि का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इसकी अगर हम बात करें तो कविकुल कल्पतरु है। विकल्प ग सही है। तो ये रहे आज के 101 प्रश्न। हम 100 क्वेश्चन बोले थे, 101 करा दिए। और आने वाले कुछ दिनों में लगातार रोज अब आएगा, अब गैपिंग नहीं करना है, नहीं होगा। आने वाले रोज 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हम शुरू से लेकर अंतिम तक कवर कर रहे हैं और रोज ऐसे ही करेंगे। कोशिश करते हैं कि इसका इसलिए विवेचना नहीं करते हैं व्याख्या, क्योंकि इसका आगे पीछे सभी क्वेश्चन पूरा हो जाता है। बाकी 125 वाला क्लास भी शुरू कर देंगे जिसमें मॉडल पेपर के जैसा होता है। 125 प्रश्न कराते हैं और उसका पूरा हम विश्लेषण करते हैं। तो ये रहा आज का 100 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।